रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 सालों से जारी युद्ध और भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन के शहरों पर रूस का विनाशकारी हमला जारी है, तो वहीं यूक्रेन भी युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन का भी रूस के ऊपर जोरदार पलटवार जारी है और अब रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर जोरदार हमला किया। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला किया और जिस तरीके से ये बड़ा हमला किया गया, रूसी हमले में यूक्रेन के 4 लोग मारे गए, तो वहीं 6 लोग जो हैं घायल हो गए हैं। रूस के हमले में ऊर्जा संयंत्र जो है उन्हें निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि 9 क्षेत्रों में 50 बैलिस्टिक मिसाइलों, करीब 500 ड्रोन और गाइडेड बमों से निशाना बनाया गया। जेलेंस्की ने एक बार फिर से विश्व समुदाय से रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने का अनुरोध किया। और अब भले ही जेलेंस्की दुनिया को रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने की गुहार लगा रहे हों, लेकिन पुतिन किसी हालत में रुकने को नजर नहीं आ रहे और यही वजह है कि यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है। तो ये जो हमला जिस तरीके से किया जा रहा है, इस हमले को लेकर लगातार ये लग रहा है कि ये युद्ध जो है अभी थमता हुआ नजर नहीं आएगा और लगातार युद्ध रोकने की बातें जिस तरीके से कही जा रही हैं, लेकिन ये युद्ध फिलहाल कहीं से कहीं तक रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलो बात करेंगे रूस का यूक्रेन के ऊपर प्रचंड प्रहार को लेकर। किस तरीके से रूस ने यूक्रेन के ऊपर प्रचंड प्रहार किया, ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। किस तरीके से यूक्रेन के ऊपर रूस ने बारूदी प्रहार किया है और यहां पर रूस ने लवीव पर विनाशक मिसाइल जो है वो दागी है। एक बड़ी मिसाइल दागी है। मिसाइल अटैक से लवीव में तबाही जो है वो देखने को मिली है। लवीव पर क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया है और यूक्रेन के अहम ठिकानों पर रूस का हमला देखने को मिला है। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रूस का हमला देखने को मिला और यूक्रेनी पोस्ट पर रूस ने ड्रोन दाग दिए और ड्रोन हमले में यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर दिया है और खार्किव से निपर तक रूस का बदला देखने को मिला। एक बड़ा प्रहार जो है वो रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर किया गया और लगातार जिस तरीके से इस लड़ाई को लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार ये पूरे हमले देखने को मिल रहे हैं, इन हमलों के बीच ये कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि ये लड़ाई जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जो जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुक मैं यहां पर अरविंद जी आपसे करना चाहूंगा। अरविंद जी, जो ताजा हालात बने हुए नजर आ रहे हैं, इन हालातों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक और युद्ध रुकवाने को लेकर लगातार बातें चल रही हैं, तो दूसरी ओर रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। अभिषेक साहब, काफी दुखद है जो हो रहा है, क्योंकि अब तक काफी हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लगभग 70,000 के आसपास जब से युद्ध शुरू हुआ है, दोनों तरफ मारे गए हैं। रूस को भी उतना ही नुकसान हुआ है और बहुत सारे सैनिक मारे गए। यहाँ तक कि उसकी निर्भरता जो है वो दूसरे देशों से भाड़े पे भर्ती किए हुए सैनिकों पे बढ़ रही है, क्योंकि उसके अपने काफी सोल्जर्स हताहत हुए हैं जी। पुतिन साहब का रूस के अंदर भी काफी विरोध बढ़ रहा है और यूक्रेन में तो खैर हो ही रहा है। वहां के स्कूल वगैरह काफी लंबे समय से बंद है और ऐसे कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास नजर नहीं आते हैं कि अभी कोई शांति स्थापित करने में किसी की रुचि हो। यूक्रेन भी नहीं चाहता है, कारण यह कि वह चाहता है कि उसके साथ लगातार उसके ऊपर हमला हो रहा है, काफी लोग मारे गए हैं, तो वह समझौता अपनी जमीन कर बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरीके से इस विषय पर लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, मैं दोबारा आपका रुख करूंगा। तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही और संजय खन्ना जी का रुख करते हैं। संजय जी, जिस तरीके से जो ये हालात इस वक्त उत्पन्न होते नजर आ रहे हैं, इन हालातों के बाद क्या आपको लगता है कि रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो पाएगा? देखिए, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से तो नहीं है, पर 7 सिनेरियोज पेंट किए गए हैं, मतलब बताए गए हैं कि ये जो जंग है किस तरफ जा सकती है। उसमें सबसे पहले है कि जो स्टेलमेट है, जो अभी जहां पे रशिया जहां तक एडवांस कर चुका है वहां तक एडवांस करके जो है वो रुका रहे, उससे आगे वो नहीं जाए। उसके बाद है कि ग्रेजुअली रशिया जो है अपना आगे बढ़ता रहे जैसे पहले बढ़ रहा। ये जब से ट्रंप साहब ने इनको 50 दिन का टाइम दिया था नेगोशिएशन टेबल पे आने के लिए, ये सब जब हुआ है उसके बाद आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने से रशिया ने बहुत ज्यादा अग्रसर हो गए हैं
टेरिटोरियल गेन करने के चक्कर में। पर अगर ये 2026 में चला जाता है तो फिर रशिया अपना टाइम लेके जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि उस देखिए उसके भी मिसाइल्स और ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं और उनको रिप्लेनिश करने में जो है प्रोडक्शन टाइम काफी लगता है। और रशिया जो आगे सोच रहा है उसको वो जल्दबाजी में नहीं है, इसलिए वो अपना जो उनके वेपन सिस्टम्स की रिप्लेनिशमेंट है, जो जो उनका उत्पादन है, जी उसको देखते हुए वो तो चाहेगा कि ये लड़ाई धीरे धीरे और प्रोलॉन्ग हो जाए और इतना ज्यादा वो सक्रिय नहीं करेगा। जी क्योंकि जितना अभी जैसे आप बता रहे हैं कि तकरीबन 500 के करीब जो है मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स हुए, तो 500 अगर मिसाइल और ड्रोन आपने इस्तेमाल किए हैं तो उनको बनाने में, रिप्लेनिश करने में, इस्तेमाल करने में टाइम लगता है। तो इस वजह से 2026 तक के आगे रशिया सोचते हुए जो है इसको धीरे धीरे जाएगा। तीसरा है कि यूक्रेन नाटो की मदद से, नाटो इसमें डायरेक्टली नहीं घुसेगा, यूक्रेन जो उसके कुछ एरिया हैं जो वो इंपॉर्टेंट समझता है उनको वो वापस लेने की कोशिश करेगा। मुश्किल है पर कोशिश जरूर करेगा। जी तीसरा है कि यूक्रेन भी चाहता है कि ये युद्ध जो है प्रोलॉन्ग हो जाए, 2027-28 तक चली जाए। वजह ये कि यूक्रेन को तो हर जगह से एड मिल रही है, चाहे यूरोपियन देश हो चाहे नाटो अलायंस के देश हो, उसको फाइनेंशियल एड अमेरिका ने भी प्रॉमिस किया और बाकी देश भी देंगे उसके देश को रीबिल्ड करने के लिए, और साथ ही साथ फौजी साजो सामान जो है उनको मुहैया कराएंगे। पर रशिया इसमें अकेला पड़ा हुआ है, उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगे हुए हैं और वो अपनी ही जो उसकी इकोनॉमी है वो इफेक्ट हो रही है। अभी इसी साल का जो प्रोजेक्टेड उनकी ग्रोथ थी वो 1.5% नीचे आ गई है इसी वजह से। और कोशिश वेस्टर्न देशों की और यूक्रेन की यही रहेगी कि इस जंग को जो है धीरे धीरे प्रोलॉन्ग होते रहे, जिससे कि रशियन इकोनॉमी जो आज आज अभी भी संभली हुई है, वो आगे आने वाले समय में जो है बदतर हालत में चला जाए और उसकी जो वेपन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है या लड़ाई की कैपेबिलिटी है वो काफी हद तक कम हो जाए। लास्ट में है कि सीज फायर जो जैसा ट्रम्प साहब चाह रहे थे और उन्होंने पुतिन को भी बुलाया था और जेलेंस्की को भी बुलाया था, वो हो जाए, पर बिना लड़ाई के। क्योंकि सीज फायर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि 100%, जब तक उसके एग्रीमेंट साइन नहीं होगी दोनों देशों के तहत, जो कंडीशन रशिया बोल रहा है, रशिया ये बोल रहा है कि जिन एरिया पे हमने कब्जा किया है वो मान्यता पूरा विश्व दे के जी ये रशिया के एरिया है। और वैसे ही यूक्रेन बोल रहा है कि हमें नाटो देशों की रिटन गारंटी चाहिए कि आगे से अगर कुछ होता है तो वो इस जंग में शामिल होंगे और हमारी डायरेक्टली शामिल होकर जो है हमारी मदद करेंगे। तो अभी बोला नहीं जा सकता कि ये पीस की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, मतलब जिस तरह से सिचुएशन चल रही है। और जी लास्ट में ये भी हो सकता है खतरा कि नाटो डायरेक्टली इस लड़ाई में घुस जाए। जी आप देखिए रशिया ने अभी जैसे अभी अभी आप ही बता रहे थे कि रशिया ने इनके लिविव शहर पे जो है उसके ऊपर मिसाइल और ड्रोन छोड़े हैं। अब वो एरिया कहाँ पे है? वो वेस्टर्न यूक्रेन में है। वेस्टर्न यूक्रेन जो है यूरोप के साथ लगता हुआ एरिया है। तो एक तरह से रशिया ये दिखाना चाह रहा है यूरोपियन देशों को, नाटो अलायंस के देशों को, कि हम जो हैं आपको भी हम अब तक पहुंच सकते हैं और हम अगर पहुंचे तो फिर दिक्कत होगी। अभी तक यूरोपियन देशों ने किसी ने भी डायरेक्टली इस जंग में घुसे नहीं है, वो एज प्रॉक्सी इसके अंदर मदद करते जा रहे हैं आर्म्स एमिनेशन जी के तहत, बिल्कुल इंटेलिजेंस देके और बाकी चीजें देके। तो इस लिहाज से जो है पर अगर ये कन्फ्रंटेशन नाटो में और रशिया के बीच अगर हो गई तो ये फिर तो मतलब देयर इज नो होल्ड्स बार, ये फिर जंग कहाँ चली जाए किसी को नहीं पता। एक बिल्कुल बहुत अहम चीज बोलना जी चाहूंगा, एक बहुत जी अहम जी चीज अभिषेक का बोलना चाहूंगा। जी अक्टूबर के एंड में नोबेल पीस प्राइज जो है वो डिक्लेयर होता है जी और पुतिन जो है उन्होंने क्योंकि ये मना कर दिया सीज फायर के, वो संधि में नहीं आना चाहते हैं और जेलेंस्की भी अड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि ट्रंप जो इतनी कोशिशें कर रहे हैं पूरे विश्व में कि जी मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिले, अगर नहीं मिला तो मैं 100% बता रहा हूं कि रशिया के ऊपर नाटो अलायंस के थ्रू जो है
बहुत जबरदस्त कार्रवाई ट्रम्प बिल्कुल संजय कराएंगे। जी, जिस कहा जा रहा है कि पाबंदियों की बात लगातार कही जा रही है, वो पाबंदियां जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रंप जो है वो नोबेल पीस प्राइज को लेकर काफी ज्यादा जो है वो एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या नाटो और अमेरिका मिलकर रूस के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है? और अरविंद जी, इस बीच एक सवाल और ये भी कि ये कड़े प्रतिबंध अगर रूस के ऊपर लगाए जाएंगे तो इसका असर रूस के ऊपर किस तरीके से देखने को मिलेगा? रूस पे जितने प्रतिबंध संभव थे उतने लगाए जा चुके हैं। जी अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूरोपियन देश जो है वो अपना खुद का नुकसान करके, क्योंकि अभी सर्दियां आने वाली है जी और ऐसे में अगर गैस की आपूर्ति वो बंद कर देंगे तो वहां पे आंतरिक विद्रोह शुरू हो जाएगा। जी और हम देख रहे हैं कि लंदन में पहले से ही वहां सड़कों पे लोग हैं, फ्रांस में भी अनरेस्ट टाइप का है, पूरे विश्व में ही एक अजीब तरह का माहौल है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेटो कंट्री, जिसमें खासकर यूरोपियन जो हैं वो इस चीज को पसंद करेंगे कि उनकी कीमत पे रूस पे कोई प्रतिबंध लगाया जाए। अभी यूरोपियन देश यही चाहेंगे कि अमेरिका खुद रूस से निपटे और उसमें यूरोप की और यूक्रेन की मदद करें। पर जहां तक नोबेल पीस प्राइज के बारे में आपने पूछा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अस्तित्ववादी विचारक हुए हैं जिन्होंने दो दो तीन तीन बार नोबेल प्राइज लेने से मना किया है। भारत में भी एक ऐसे व्यक्ति थे, महात्मा गांधी, जिन्होंने नोबेल पीस लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपको रुपये ही देना है तो आप कांग्रेस को दान कर दीजिए, जी उसके अलावा मुझे किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है। और चर्चिल जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने नोबेल कमेटी को इस चीज के लिए मजबूर किया कि उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाए, और फिर उन्हें साहित्य में नोबेल जी प्राइज दिया गया। ट्रम्प का भी जी व्यक्तित्व कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है। जी और मुझे लगता है कि जो उनकी ख्वाहिश है, हो सकता है कि वह पूरी भी हो ना भी हो, क्योंकि वो युद्ध कराने के काफी दोषी हैं। खासकर गाजा पट्टी में उन्होंने हजारों लोगों को मरवा दिया है बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर। तो पीस के तो वो बिल्कुल भी लायक नहीं है जी ट्रम्प साहब। पर हाँ, उनकी कोशिश जरूर ये है, बार बार उन्होंने जिक्र भी किया है इस बात का। तो अब देखते हैं कि, और ऐसे ये जो युद्ध के दोषी हैं उन्हें मुझे लगता है कि समय माफ नहीं करेगा। जी अभिषेक साहब। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अरविंद जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी किस तरीके के प्रतिबंध अब जो है अमेरिका और नाटो के द्वारा रूस के ऊपर देखने को मिलेंगे, और रूस का अगला रिएक्शन इसको लेकर क्या होगा, ये भी एक अहम मुद्दा लगातार बना हुआ है। फिलहाल संजय जी, अरविंद जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त फिलहाल ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।